हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सेल्स ऑर्गन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें से पिछली क्लास में मैंने आपको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा दिया था और एक कोशिका के डायग्राम का पूरा ओवरव्यू बता दिया था। सेल वॉल, सेल ऑर्गन के बाद जो अगला सेल ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं, उसको अगला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने जा रहे हैं। देखें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में सूत्र कणिका बोलते हैं। इसकी खोज कॉली करने की है, एनिमल सेल में कॉली करने की है, प्लांट सेल में अल्ट मारने की है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका अंग है वो दोनों कोशिकाओं में मिलता है, प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों कोशिकाओं में मिलता है। इसलिए एनिमल सेल में इसको कॉली करने खोजा है और प्लांट सेल में इसको अल्ट मारने खोजा है। लेकिन प्लांट सेल में अल्ट मारने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। याद रखना, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को अल्ट मारने क्या नाम दिया, तो बायोप्लास्ट नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है ये दोहरी झिल्ली होती है, इसमें इस टाइप की इसमें क्रस्टी होती है, इस टाइप की इसकी संरचना होती है। और इसके अंदर डीएनए भरे हुए होते हैं ऐसे। और इसमें पूरे में क्या होता है, तो ये कोशिका द्रव मैट्रिक्स होता है और ये डीएनए मिल जाते हैं इस टाइप से। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया का लगभग डायग्राम मैंने बना दिया है। तो ये दोहरी लेयर होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। जो बाहर दिख रही है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे और ये अंदर दिख रही है इसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसको आउटर मेम्ब्रेन और इसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है और ये इस टाइप की उंगली की तरह प्रवर्ध बनाते हैं। और ये जो उंगली की तरह प्रवर्ध बने हैं इनको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, उंगली की तरह जो प्रवर्ध दिख रहे हैं इनको क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें जो आपको ये छोटी सी संरचनाएं दिख रही, इन संरचनाओं को ये क्या है, तो ये डीएनए है, ये डीएनए है। और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है, इस पूरे द्रव को क्या बोलते हैं, तो इस पूरे द्रव को बोलते हैं मैट्रिक्स। इस द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की लगभग थोड़ी सी संरचना बना के बता दी कि डबल लेयर होता है और कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। पहला सबसे बड़ा ऑर्गन केंद्रक होता है, दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये डबल लेयर होता है, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इसकी इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड होती है और अंदर की ओर फोल्ड होके एक छोटी छोटी उंगली के प्रवर्ध की तरह संरचना बनाती है, जिसको क्रस्टी कहते हैं। और इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है जिस द्रव को मैट्रिक्स बोलते हैं और इसमें डीएनए पाया जाता है। अच्छा, आगे देख लो आप, खोज किसने की है, तो मैंने आपको बता दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एनिमल सेल में कॉली करने की है और प्लांट सेल में अल्ट मारने की है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया है। ये आपको याद करने की चीज़ें और याद ही करना है। एनिमल सेल में कॉली करने, प्लांट सेल में अल्ट मारने, माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया। आगे देखें, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक या भोजन में क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा जो निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, तो आप याद रखना, इसमें मैंने लिख नहीं पाया है लेकिन आप याद रखना, इसमें जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है। इसकी जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है। आप लोग नोट कर लेना, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनो ट्राईफॉस्फेट। अब आगे आ जाएं, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग है जिसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आगे देखें, कोशिका में जो श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है।
कोशिका में श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगर बोलें तो जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उसके फलस्वरूप जो एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, तो एक अणु ग्लूकोज के एक अणु को टूटने में लगभग 38 एटीपी बनती है। और एक इसमें एक साइकिल चलता है जिसको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बोलते हैं, जिसमें लास्ट में 2 पायरोविक मॉलिक्यूल रह जाते हैं 2, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इतना ही है, इसलिए मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ। आपके सिलेबस में क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी चीज़ें नहीं दिया हुआ है और ना कभी पूछते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में। आगे देखें आप, पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका में श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका में श्वसन अंग किसे बोलते हैं, कोशिका का श्वसन अंग कौन है, तो कोशिका का श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया है, आप लोग याद रखना। आगे बढ़ें तो माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आपके मन में होगा कि क्यों बोल दिया इसको, देखो आपको थोड़ा जगह मिल जाए कि मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिकांग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये मैंने बैक्टीरिया की बनाई है, ये बाहर की ओर एक कैप्सिड होता है और सेल मेम्ब्रेन और एक कैप्सिड होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर डीएनए के अणु होते हैं। ये समझ लो कि डीएनए के मॉलिक्यूल मैंने बना दिए। ये डीएनए के अणु होगा, इसमें ये डीएनए के अणु पाए जाएंगे। और क्या पाया जाएगा, तो और इसमें द्रव भरा होगा। ये समझ लो ये यूकैरियोट मैंने कोशिका बना दी। अब बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो अभी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आपको बना के बताई थी। अभी आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना के बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है। डबल लेयर होती है, इसमें उंगली की तरह प्रवर्ध होते हैं इस टाइप के। और इसमें क्या होता है, तो इसमें भी डीएनए के इस टाइप के अणु होते हैं। और क्या होता है, तो और इसमें इस टाइप से मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। और जस्ट मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में एक कैप्सिड होता है, ऊपर से इसमें डीएनए होता है और एक द्रव भरा हुआ होता है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिकांग है। ये यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिकांग है। और ये क्या है, तो ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, जैसी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेम वही सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, क्योंकि ये दोनों संरचनाएं लगभग सेम है। इसमें भी डीएनए इसमें भी है, इसमें भी मैट्रिक्स भरा हुआ है, इसमें भी मैट्रिक्स भरा हुआ है। इसके ऊपर भी आपको लेयर दिख रहे हैं, इसके ऊपर भी लेयर है, और कोई चीज़ अलग से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ओके, समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब आगे बढ़े। ये लिखा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आगे देखें, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट संरचना है ये प्लांट सेल में मिलती है। जब मैं आपको प्लांट सेल पढ़ाऊंगी तब बहुत अच्छे से बता दूंगी। अभी इतना समझ लो कि डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में होता है, लेकिन डीएनए केंद्रक के अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कोशिकांग पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको और बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एनिमल सेल में कॉलिकन ने की, प्लांट सेल में अल्टमान ने की। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया
में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। और डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अगला कोशिका अंग देखते हैं। ये अगला कोशिका अंग पे आ गए। अगला कोशिका अंग का नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा है। अगला कोशिका अंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रादप्य जालिका। इसका शॉर्ट फॉर्म है ER। इसको शॉर्ट में ER भी कहते हैं। अंतः प्रादप्य जालिका, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो इसको शॉर्ट में ER भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रादप्य जालिका, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज पोर्टर ने की। जंतु कोशिका में पोर्टर ने की है और पादप कोशिका में गार्नियर ने इसकी खोज की है। यह कोशिका को यांत्रिक, कंकालीय एवं जालिका माध्यम प्रदान करता है या जाल बनाता है। ये क्या करता है? तो ये पूरी कोशिका के अंदर एक जाल का निर्माण करता है, एक जाल जैसी संरचना बनाता है। कल मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, और अगर आप भूल गए हो तो एक बार पिछली क्लास में जाके एक बार फिर से देख लीजिए। जिसने पिछली क्लास नहीं ली है वो पहले पिछली क्लास को जाके एक बार ले लें, जिससे उनको ये आगे की चीज़ें क्लियर समझ में आए। आगे देखें, यह वसा एवं प्रोटीन का संचरण करता है। वसा एवं प्रोटीन का संचरण करता है। देखें, एक बार और बता देती हूँ। एक कोशिका है, एक कोशिका के अंदर केंद्रक है, तो केंद्रक की लेयर से इस टाइप में ये पूरे केंद्रक से लेके कोशिका झिल्ली तक इस टाइप से फैला हुआ होता है। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एक जाल जैसी संरचना बनाता है। और ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है इनके ऊपर क्या होते हैं? तो इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। जो यहाँ पे होते हैं इनके ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे से राइबोसोम लगे होते हैं, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं, उन राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो स्मूथ ER होती है उससे वसा का निर्माण होता है। समझ में आ गया अच्छे से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने की है जंतु में, गार्नियर ने की है पादप में। यह कोशिका को एक यांत्रिक माध्यम या कंकालिया या कोशिका के अंदर एक जाल का निर्माण करता है या वसा एवं प्रोटीन का संचरण करता है। ER दो प्रकार की होती है, रफ ER और स्मूथ ER। जो रफ ER होती है उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और जो स्मूथ ER होती है वो वसा का निर्माण करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार और दिखाई देती हूँ कि ER क्या है। ये कोशिका का डायग्राम है पूरा, और इस कोशिका में ये आपको जो संरचना दिख रही इसको ER बोलते हैं। एक केंद्रक से लेके और पूरे कोशिका में इस टाइप से फैला हुआ होता है और उसका झिल्ली तक लगा हुआ होता है। और इसमें इस टाइप के छोटे छोटे से इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। जहाँ राइबोसोम लगे हुए होते हैं उसको बोलते हैं रफ ER, और जहाँ राइबोसोम नहीं लगे होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ ER। स्मूथ ER। रफ ER में प्रोटीन का निर्माण होता है और स्मूथ ER में वसा का निर्माण होता है। ER आपको अच्छे से समझ में आ गई। ER पूरी कोशिका के अंदर एक जाल का निर्माण करता है। इस टाइप से ये पूरी कोशिका में इस टाइप से ही फैला हुआ होता है। ऐसे ही एक जाल का निर्माण पूरी कोशिका में करता है, जिसका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से लगा हुआ होता है और दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से लगा हुआ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या हो गया था? आपका हो गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करें लाइसोसोम की। लाइसोसोम को हिंदी में लाइसोसोम ही बोलते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की है। लाइसोसोम का कार्य देखें तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम का काम क्या होता है? तो ये पाचन का कार्य करते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन का कार्य करते हैं। थोड़ा सा इधर ले जाओ इसको। अब देखो, ये समझ के चलो कि ये क्या है? एक लाइसोसोम है। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? तो इसके अंदर भरे हुए हैं एंजाइम। ये मैंने बहुत सारे इसमें एंजाइम भर दिए हैं। समझ लो ये कौन से एंजाइम भरे हुए हैं लेकिन इसमें?
तो ये आप देख लो कि इसके अंदर जो एंजाइम भरे हुए हैं वो भरे हुए हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए होते हैं। अब इन एंजाइम का काम क्या होता है? तो इन एंजाइम का काम होता है पाचन करवाना। तो ये सारे के सारे एंजाइम क्या काम करते हैं? कोशिका के अंदर पाचन का काम करते हैं। और इनका मुख्य कार्य जो होता है कि ये कोशिका के अंदर एक कोशिकांग की तरह है। अगर इस कोशिका में कोई भी कोशिकांग बाहर से अंदर आ गया और सेल मेम्ब्रेन उसको नहीं रोक पाई, तो ये लाइसोसोम उस कोशिकांग, उस बाहर से आए हुए अनवांछित पदार्थ को भक्षण कर लेगा और उस पदार्थ को पूरी तरीके से क्या कर देगा? तो उस पदार्थ को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा, भक्षण करके इसको नष्ट कर देगा। ठीक है, समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा मुझे लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम होता है उसकी खुद की लेयर फट जाती है और वो उसका जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और वो खुद ही नष्ट हो जाता है। इसलिए उसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, लार में, सैलाइवा में ये लाइसोसोम पाए जाते हैं, जिससे भोजन के साथ आए हुए बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस, ये लाइसोसोम उन बैक्टीरिया वायरस को क्या कर देता है? उसको नष्ट कर देता है, जो भोजन के साथ बैक्टीरिया वायरस आते हैं। अब बात करें अगले कोशिकांग की। अगला कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम को इंग्लिश में भी राइबोसोम ही बोलते हैं। राइबोसोम की खोज की है पैलाडे ने, एनिमल सेल में की है पैलाडे ने, और प्लांट सेल में की है रॉबिन्सन ने। याद रखना, एनिमल सेल में पैलाडे ने की है, प्लांट सेल में रॉबिन्सन ने की है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके 2-3 पॉइंट ही इम्पोर्टेंट हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, याद रखना, सबसे छोटा, क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर छोटे 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 इस टाइप से लगे हुए होते हैं, इनको राइबोसोम बोलते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम जो है इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। याद रखना, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब देखो, राइबोसोम जो है वो 2 प्रकार का होता है, 70S प्रकार का और 80S प्रकार का। 70S और 80S। 70S ए राइबोसोम और छोटे होते हैं 80S से, थोड़े से 70S से छोटे 70S कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। 80S थोड़े से बड़े होते हैं, बाकी हैं तो छोटे ही। कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका में सबसे छोटा अंग है राइबोसोम ही है। 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस में मिलती हैं? तो बैक्टीरिया में मिलती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलती हैं, अमीबा में मिलती हैं। तो इनमें सब में कैसे राइबोसोम होंगे? 70S प्रकार के। 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं तो सभी में मिलती हैं, प्लांट सेल में मिलती हैं, एनिमल सेल में मिलती हैं और ह्यूमन बीइंग में भी मिलती हैं। अब बात करें गोल्जी बॉडी की। आप लोग अच्छे से समझते जाना। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। अब देखें गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज की है कैमिलो गोल्जी ने। ये 2 भाई थे, कैमिलो फैमिलो। अभी कैमिलो को पढ़ते हैं, लेकिन फैमिलो को बाद में बताएंगे फैमिलो ने क्या किया था। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की है। यह विभिन्न पदार्थों जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि को पैकिंग करने का काम करता है। ये रट लो कि गोल्जी बॉडी का जो काम है वो क्या काम है? पैकिंग करने का काम करता है। और पैकिंग करके क्या करेगा? ये ट्रांसफ़र आरएनए को दे देता है और ट्रांसफ़र आरएनए उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं। इसे ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा भी दी है। इसको पैकिंग करने वाला भी कहते हैं और उसको बांधने वाला भी कहते हैं। ये सब गोल्जी बॉडी के नाम है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ये जो भी कोशिका के अंदर प्रोटीन, जैसे मैंने अभी बताया था, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। ये जो रफ राइबोसोम है, वसा का निर्माण स्मूथ राइबोसोम में होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी कोशिका के अंदर होता है। तो इन सब का निर्माण हो गया। निर्माण होने के बाद ये कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में पहुंचेंगे, जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ जाएंगे। तो वहाँ जाने से पहले पैकिंग होगी कि नहीं होगी? जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं? अपना सामान पैक करते हैं।
तो ये जो सामान है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, अब वो पैक कौन करता है? तो अपने घर में या तो खुद पैक कर लेते हैं या मम्मी से बोलते हैं, तो समझ लो कि ये मम्मी ही है। तो इसने क्या कर दिया? सामान को पैक कर दिया। पैक करके ये किसको दे देता है? तो ये टीआरएनए को दे देता है। अब आपके मन में आएगा कि टीआरएनए क्या है? टीआरएनए ये आरएनए होता है जो 3 प्रकार का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, जो मैं आपको बताऊंगी जब मैं केंद्रक पढ़ाऊंगी। अभी आप मत इसमें उलझो। तो पैकिंग करके टीआरएनए को देता है, तो टीआरएनए की मदद कर देता है। टीआरएनए उसको क्या करता है? गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। इसलिए इसको गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? यातायात प्रबंधक बोलते हैं, क्योंकि ये टीआरएनए की मदद करता है, उसका मार्ग क्लियर कर देता है। इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, इसको पैकिंग करने वाला बोलते हैं, इसको बांधने वाला भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी हो गया। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम की। इसको बोलते हैं तारक काय हिंदी में। खोज बॉबेरी ने की है, बॉबेरी। इसमें जो उसका मेन पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता है। बाकी सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब पाए जाते हैं दोनों सेल में, लेकिन सेंट्रोसोम ओनली और ओनली जंतु कोशिका में होता है। अच्छे से याद कर लेना, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में होता है। जब मैंने आपको सेल वॉल पढ़ाई थी तब मैंने एक अंतर बता दिया था कि सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। और ये इसका दूसरा अंतर है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, कि जो सेंट्रोसोम है वो ओनली एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। याद रखना, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। अब सेंट्रोसोम में होता क्या है? तो इसमें छोटे छोटे से कण होते हैं जिनको सेंट्रियोल बोलते हैं। कोशिका के अंदर छोटे छोटे से कणों के रूप में सेंट्रोसोम पाया जाता है। जब ये कोशिका विभाजन होता है तो ये दोनों कणों का विभाजन हो जाता है और ये दोनों कण एक इस साइड और एक इस साइड पहुंच जाते हैं और ये ध्रुवों का निर्माण करते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो इन सेंट्रोसोम में स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, जो क्या करते हैं? जो क्रोमोसोम बनते हैं उन क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। यहाँ का जो स्पिंडल फाइबर होगा ये अपनी ओर खींचेगा, यहाँ का होगा वो अपनी ओर खींचेगा। अभी आप इतना ही समझ लो, बाकी जब कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इस सेंट्रोसोम का काम बहुत अच्छे से बताऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ लिखी है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों का निर्माण करता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, वैक्यूल, रिक्तिका। देखो रिक्तिका में आपको बता दूं कि कुछ खास नहीं है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म मैंने बताया था कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उस द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में कुछ छोटी छोटी सी इस टाइप की खाली स्थान थे। बता दूं एक बार और कहाँ थे, क्योंकि आप लोग तो भूल ही जाते हो। देखो ये जो छोटे छोटे से स्थान दिख रहा है, ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। इनको बोलते हैं वैक्यूल। ये बिल्कुल निर्जीव पदार्थ होता है ये पूरे, और ये जो द्रव भरा हुआ है इस द्रव को क्या बोलते हैं? जो द्रव भरा हुआ है इस द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कुछ खाली स्थान होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है। जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं। कुछ जंतु कोशिकाएं तो ऐसी होती हैं जिनमें रिक्तिकाएं होती ही नहीं है, लेकिन पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़े आकार की होती है और मध्य में, सेंटर में पाई जाती है, बिल्कुल सेंटर में, एक किनारे किनारे में नहीं मिलेगी। अगर पादप कोशिका की अगर बात करें तो पादप कोशिका, अगर ये पादप कोशिका इस टाइप का उसका तो ये आपको इस ऐसे बड़े आकार में एक बीच में मिलेगी रिक्तिका। एक केंद्रक मिल जाएगा, यहाँ पे केंद्रिका मिल जाएगी, सारे कोशिकांग मिलेंगे, लेकिन रिक्तिका बीच में मध्य में बड़े आकार की मिलेगी। अब वो टर्जिटी में काम में आती है, बाद में देख लो। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। मैंने आपको बताया था कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और केंद्रक से लेके इस कोश का झिल्ली तक जो द्रव भरा होता है इस द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इन दोनों के कंबाइंड द्रव को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म। इस
पूरे द्रव को, कोशिका के अंदर जो पूरा द्रव भरा हुआ होता है, इस पूरे द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो खोज डुजार्डिन ने की है। और नाम किसने दिया है? तो नाम पुरकिंजे ने दिया हुआ है। सभी जीवधारियों में समस्त जैविक क्रियाएं, हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही वो सारी की सारी जीव द्रव में ही संपन्न हो रही हैं। हक्सले नाम के एक साइंटिस्ट थे। हक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया। हक्सले ने जीव द्रव को क्या बताया? जीवन का भौतिक आधार बताया। किसने बताया? हक्सले ने। ओके, आज की क्लास मैं आपकी यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।